हेलो दोस्तों। अगर आप पहली बार आए मेरे चैनल पर और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको एंड में लाइक कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि आपके दोस्तों को ये वैल्यूएबल नॉलेज मिले जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा। तो अब हम जो पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था बायट सावर्ट लॉ। किसी भी डीएल के कारण जो कुछ भी, यानी जो स्मॉल लेंथ है, कोई से वायर किया कि स्मॉल लेंथ है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी पॉइंट पर हमें वो निकालनी है, तो हम कैसे निकालें वो हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था एक सर्कल। ठीक है। तो हमने जो कुछ भी जैसे सर्कल देखा था उसका हमने क्या देखा था कि पूरे सर्कल के कारण जो कुछ भी इसके कोई से सर्कल के अंदर जो कोई सा पॉइंट एक पॉइंट पी दे रखा है उस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर सर्कल तो है, सर्कल के कारण ही कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, लेकिन कहाँ पर निकालनी है, इसकी एक्सिस पर। सर्कल की एक्सिस पर कोई सा एक पॉइंट पी, उस पर हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस सर्कल के कारण। इस सर्कल मतलब जो कुछ भी वायर है उसको हमने राउंडेड कर दिया है और उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है। तो इसके कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बन रही है इसकी एक्सिस पर, उस पॉइंट पर जो इसकी एक्सिस पर प्रेजेंट है, इस सर्कल की एक्सिस पर प्रेजेंट है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है कितनी होगी और कैसे निकलेगी, वो फॉर्मूला हमें देखना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक वायर है, ये एक सर्कल है। इसको हम साइड से देख रहे हैं अभी, तो हमें इस प्रकार की दिख रहा नहीं, तो ये पूरा क्या है, गोला ही है। पूरा इस प्रकार का शेप है। अगर हम यहाँ से सामने से देखेंगे इसको, यहाँ से देखेंगे तो कैसा लगेगा, बिल्कुल गोला ही लगेगा। ठीक है। और ये जो एक्सिस है ये सामने की ओर दिखे, पिन पॉइंटेड दिखेगी हमें। ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं, जैसे अभी यहाँ पर एक सर्कल है। ठीक है, सर्कल है, इसके कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी इसकी एक्सिस पर, वो हमें बताना है। अब एक पॉइंट है इसकी एक्सिस पर, सर्कल की एक्सिस पर एक पॉइंट है, तो यहाँ पर उसकी जो लेंथ है वो क्या है, एक्स है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बायट सावर्ट लॉ से निकालते हैं। तो अभी तक जो है, अभी तक ऐसा कोई सा भी लॉ नहीं बना था जिसके कारण हम पूरे सर्कल की एक साथ हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकें। ऐसा कोई सा फॉर्मूला नहीं बना था अभी तक, लेकिन इसके आगे जो आएगा वो आएगा एम्पियर सर्किटल लॉ। इसके वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बायट सावर्ट लॉ को ध्यान में रखेंगे। क्या था बायट सावर्ट लॉ, सबसे पहले हम देख लेते हैं बायट सावर्ट लॉ क्या था। ठीक है। तो बायट सावर्ट लॉ था, वो था, जैसे देखते हैं यहाँ पर डी बी इक्वल्स टू, सॉरी सॉरी यस, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये था फाइनली फॉर्मूला बायट सावर्ट लॉ का। किसी भी एक छोटी सी लेंथ है उसके कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें अगर पता करनी है कितनी है, तो वो इसके कारण पता करें, इस फॉर्मूले के जरिए हम पता लगा सकेंगे, जो कि बायट सावर्ट लॉ के कारण पता चला था हमें। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक ये सर्कल है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है। तो यहाँ से उसकी ये एक्सिस है, इसके इस पर एक पॉइंट पी है जहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये एक्स है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर एक डीएल कट करते हैं, हम क्या करते हैं, बायट सावर्ट लॉ से एक स्मॉल लेंथ के कारण ही निकाल सकते हैं। बायट सावर्ट लॉ से सिर्फ उसी स्मॉल लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो भी स्मॉल लेंथ के कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, जितने भी अपने स्मॉल लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, उन सभी लेंथ के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई है उन सभी को हम जोड़ देते थे। तो हमारे पास क्या आ जाता था कि पूरे वायर के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई है किसी भी पॉइंट पर, वो आ जाती थी। वही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर अपनाएंगे। यहाँ पर एक लेंथ ले लेते हैं डीएल। तो डीएल का जो डायरेक्शन रहेगा वो करंट के डायरेक्शन में ही रहेगा। और करंट का डायरेक्शन मैं आपको बता दूँ कैसा है। अभी आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा कि उधर की साइड जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, ये क्लॉकवाइज नहीं घूम रहा है, पर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये इसका डायरेक्शन इस प्रकार है, देखते हैं, ये इस प्रकार है। ओके। तो इसको अगर थोड़ा सा इधर घुमा दिया जाए तो ऐसा ही लगेगा बिल्कुल। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए, ये इसको मैं यहाँ से इसको अपन यहाँ से देख रहे हैं। आप कहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं अपन, सामने से देखेंगे तो ये इस प्रकार लगेगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये एक डीएल हमने कट करा है, ये देखिए,
ये वाला डीएल हमने यहाँ पर कट करा है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका जो डायरेक्शन रहेगा, डीएल का जो डायरेक्शन रहेगा वो करंट के डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में रहेगा, टेंजेंटली टू द सर्कल, टेंजेंटली रहेगा सर्कल के। ठीक है, तो अब यहाँ से हम एक लाइन की, जैसे इसका डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसी डायरेक्शन में इसका डीएल का डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये हम यहाँ से पॉइंट पी से लेकर तो डीएल तक हम क्या खींच देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, जो लाइन है, इसकी लेंथ क्या है, आर है, आर इसकी लेंथ है। और अब बात यहाँ पर आती है कि डीएल के साथ ये वाली लाइन कितना एंगल बना रही है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। ये बनाएगी 90 डिग्री, और ये कैसे बनाएगी 90 डिग्री, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये डायरेक्शन है, ठीक है, और यहाँ पर ये जैसे एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पी, ये वाला है पॉइंट पी। ठीक है, यहाँ से ये एक एक्सिस जा रही है, वैसे इसको हमने करा, ये एक्स एक्सिस है इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जोड़ना है, क्या, यहाँ से लेकर तो ये आर जोड़ना है, तो आर कैसे जोड़ेगा यहाँ से यहाँ तक, तो इस वाली लेंथ से लेकर, तो ये हमने ये जोड़ दिया। तो तो इसके और इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। कैसे बना 90 डिग्री, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये डायरेक्शन यहाँ पर है डीएल का, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन इधर है। ठीक है, ये इधर नहीं, यानी ये वाला डायरेक्शन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कैसे रहेगा सामने से। ठीक है, तो ये वाला डायरेक्शन इधर रहेगा, और हम जैसे यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करेंगे पी तक, तो वो ऐसी रहेगी, जो कि इसके साथ क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो अगर हम इसको इधर से देखें, इधर की साइड से, ये हमारी आँख है, ठीक है, हम इसको इधर की साइड से देखें तो कैसा दिखेगा है, ये देखिए, यहाँ पर एक सर्कल है। ठीक है, अब इसका जो डायरेक्शन जा रहा है वो एक डी एल लेंथ है। ठीक है, ये वाली डी एल लेंथ है। ठीक है, हम इसको अब इधर से देख रहे हैं, ये वाली डी एल लेंथ है, और इसका जो डायरेक्शन डी एल का वो इधर की साइड है। ठीक है, और अब यहाँ पर क्या है, ये पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट पी यहाँ पर है, यानी यहाँ पर नहीं है, मतलब ये वाला पॉइंट पे हम देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ जो सेंटर से है ये एक एक्सिस है, ये वाली जिसकी लेंथ एक्स है। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं पी पॉइंट से लेकर तो यहाँ डीएल तक, तो उसकी डिस्टेंस क्या है, आर है, ये देखिए आर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। अब आ गया होगा समझ में। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या बनाएगा, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अब हम इसके सामने वाली एक को लेंथ ले लेते हैं, यानी हमने क्या ली, पहले ये ली थी, अब ये वाली ले ली, तो इसके सामने वाली हमने एक लेंथ ले ली डी एल एक और। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डी एल ले ली हमने। ठीक है, तो यही वैसा का वैसा ही परफॉर्मेंस होगा कि एक डी एल लेंथ ली है, उसका डायरेक्शन उधर ही होगा जिस डायरेक्शन में करंट है। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन रहेगा वो उधर की साइड रहेगा। ओके, साइड व्यू से देखें हम, और अगर हम इधर से देखें सामने से, तो क्या रहेगा, इसका डायरेक्शन, ये जो डी एल लेंथ है इसका डायरेक्शन इधर की साइड रहेगा, हम देख सकते हैं। ठीक है, और बाद में फिर इसके साथ वैसा का वैसा ही होगा कि जैसे ये आर खींचा था हमने, यानी आर लेंथ की एक लाइन खींची थी, वैसे ही यहाँ से यहाँ तक एक और लेंथ की लाइन खींचेंगे हम डीएल से लेकर तो यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लाइन खींच देते हैं जिसकी लेंथ है स्मॉल आर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंगल बनाएंगे कुछ। ठीक है, एंगल बनाएंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो ये भी है, ये इस डीएल लेंथ के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये वाला स्मॉल आर। तो अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मूला यहाँ पर समझना जरूरी है आपको। जैसे ये तो डी बी है, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये जो था बायट सेवर्ट लॉ के कारण, बायट सेवर्ट लॉ के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो इसमें ये कौन सा फॉर्म था, ये था स्केलर फॉर्म, ये था स्केलर फॉर्म में, ये वाला फॉर्मूला जो था वो स्केलर फॉर्म में देगा। अब इसका हम क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। तो वेक्टर फॉर्म किसा कैसा था, अब इसी का जो वेक्टर फॉर्म था वो कैसा दिखता है, डी बी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, सॉरी, आई डी एल वेक्टर
क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये रहता है जो वेक्टर फॉर्म रहता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, छोटी लेंथ के स्मॉल लेंथ के कारण। करंटली जो लेंथ है उसके कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो वेक्टर फॉर्म में इस ये वाला फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला ये है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं कि ये डीएल है। ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, तो इसका डायरेक्शन है उधर की साइड है। ठीक है, ये देखिए ये, और इसका भी डायरेक्शन है आर का कुछ ना कुछ। तो देखिए इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, और जो इनके क्रॉस प्रोडक्ट के कारण जो कुछ भी रिजल्ट आएगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा। कैसा है, यानी इससे इन दोनों के रिजल्ट के कारण क्या आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, तो उसका जो डायरेक्शन रहेगा यानी वो परपेंडिकुलर रहेगा इन दोनों के। उसका जो डायरेक्शन कोई सा भी रहे वो परपेंडिकुलर रहेगा इन दोनों के। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ कैसे। कि जैसे हम क्या कर देते हैं, डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इक्वल्स टू होता है क्या, डी एल सॉरी, जब भी ये डी एल क्रॉस आर होता है तो ये सारे तो कांस्टेंट है। ठीक है, तो डी एल क्रॉस आर जब भी हम करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, डी बी वेक्टर। तो ये आता है डी बी वेक्टर। ठीक है, तो अब मैंने क्या बोला था कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो कुछ भी रिजल्ट होता है वो हर एक वेक्टर के जो जो वो इन सभी वेक्टर्स के परपेंडिकुलर रहता है। कि जो एक और बता दूं मैं कि जो भी क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट आता है वो रिजल्ट इन दोनों के परपेंडिकुलर रहता है। जैसा अभी डी बी आया इनका रिजल्ट, तो डी बी क्या है, डी बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी एल वेक्टर, और डी बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। ठीक है, तो जब भी हम इनको सॉल्व करेंगे इसके कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर रहेगा वो। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये दोनों 90 डिग्री है, यानी ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब क्या कर देते हैं अपन यहाँ पर कि नीचे की साइड ये थोड़ा इधर है, ये दोनों ऐसे दिख रहे हैं, देखिए ये दोनों ऐसे हैं अभी, ये थोड़ा सा ये नीचे है। ठीक है, अब क्या होगा कि जो कुछ भी हम यहाँ से खींचेंगे कुछ भी वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, और ये इसके भी परपेंडिकुलर रहेगा वो जो कुछ भी आएगा इनका रिजल्ट। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डी बी। इस छोटी सी लेंथ के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डी बी है, और उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, अब जो कुछ भी रिजल्ट आया है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा, इसके ही परपेंडिकुलर रहेगा और इसके ही परपेंडिकुलर रहेगा। तो कैसे रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये इसके तो परपेंडिकुलर हो गया, आर वेक्टर के परपेंडिकुलर तो हो गया। ठीक है, तो अब क्या है, ये नीचे के ये ऊपर है और ये नीचे है। ठीक है, अगर इसको हटा दें यहाँ से, ओके, इनको हटा दें तो क्या बनेगा एंगल, हम सामने से अब यहाँ से देखते हैं, सामने से देखते हैं इसको। ठीक है, हम इसको सामने से देखते हैं तो ये कैसा दिखेगा मैं आपको बता दूं। ये हुआ, ये हुआ, और ये क्या है कि नीचे की साइड गया, ये इस प्रकार से नीचे की साइड गया। ठीक है, तो ये दोनों का एंगल था 90 डिग्री, इन दोनों का एंगल है वो भी 90 डिग्री है। अब इसका यानी इसका और इसका एंगल भी 90 डिग्री है, बताता हूँ कैसे। ये यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, जो है ये वाली इंटेंसिटी है। ठीक है, ये नीचे की साइड है, तो इसका और इसका एंगल कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। अगर इसको मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए इसको हमने हटा दिया बीच में से और इसको इधर ले आए तो ये कैसा बनेगा मैं बता दूँ आपको। ये हो गया, और ये नीचे की साइड बन जाएगा, ये इस प्रकार से नीचे की साइड बन जाएगा। तो इन दोनों के बीच में भी एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बनेगा, तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर ये 90 डिग्री। ठीक है, अब इसको क्या हम बड़े फॉर्म में, इस वाले डायग्राम को हम बड़े फॉर्म में देखते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा अच्छे से फिर आपको समझ में नहीं आएगा बाद में। ठीक है, हम इसको बड़े फॉर्म में देखते हैं अभी। ये देखिए यहाँ से इन दोनों के बीच में एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा, और इसके बीच में भी रहेगा क्या, 90 डिग्री।
कैसे रहेगा 90 डिग्री, मैं आपको बता चुका हूँ अभी। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके सेम अपोजिट वाला लेंथ, उसके ही सेम अपोजिट लेंथ एक और ले लेते हैं हम डी एल। ठीक है, उसका डायरेक्शन इधर की साइड रहेगा, उधर की साइड रहेगा। और इसके पी के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये भी सिमिलर रहेगी, ये भी सिमिलर रहेगी। ठीक है, ये भी सिमिलर रहेगी। और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बनेगी यहाँ पर, उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, वो भी वैसा ही रहेगा, इसके परपेंडिकुलर रहेगा और इसके परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तब यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये भी परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो ये और ये भी 90 डिग्री हो गया एंगल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या आ गया, थीटा है। और सॉरी, यस, थीटा है ये। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो भी थीटा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये जो एंगल है ये भी थीटा है। ठीक है, तो ये इसके सेम अपोजिट है, और ये पूरा सर्कल है, तो सर्कल की रेडियस सेम होती है। ठीक है, यहाँ पर दोनों का जो बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, सभी दूर से जो आर का डिस्टेंस आएगा वो सेम आएगा। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो एंगल बनाएगा इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ थीटा ही बनाएगा है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि हमने ये दोनों तो एंगल पता लगा लिया कि भैया इसका एंगल थीटा होगा, और क्यों होगा ये भी पता है, ये तो देखते आए हैं हम। जैसे यहाँ पर एक कोई सा वायर है, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट पी है, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम ज्वाइन करेंगे, फिर यहाँ से तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर फाई वन लिखते थे, फाई टू लिखते थे, यहाँ पर फाई वन फाई टू की जगह हमने क्या लिख दिया है यहाँ पर, थीटा और एक और थीटा। ठीक है, तब इसके और इसके बीच में क्या है, एंगल 90 डिग्री। तो अब हम इसका तो पता लग गया, लेकिन इस छोटे से पार्ट का कैसे पता लगाएं हम कि क्या रहे, कितना एंगल है इसका। हम अब क्या करते हैं कि ये टोटल क्या है, 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक क्या है, टोटल 90 डिग्री है, और ये है थीटा प्लस थीटा यानी 2 थीटा है, ये जो एंगल है 2 थीटा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इस पूरे एंगल में से ये 2 थीटा घटा दें तो ये बचेगा, ये वाला एंगल आ जाएगा अपने पास। तो हम कैसे करेंगे इसको कि 90 - 2 थीटा, तो ये जो एंगल क्या होगा, ये क्या होगा, 90 - 2 थीटा, ये वाला एंगल जो होगा वो 90 - 2 थीटा होगा। ठीक है, अब वैसा ही यहाँ पर होगा। ठीक है, वैसा ही यहाँ पर होगा 90 - थीटा। तो अब हम इसको थोड़ा सेपरेटली बनाकर देखते हैं। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम सेपरेटली बना के देखें, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए, हमने इस वाले एंगल को अभी समझने के लिए यहाँ पर लिख दिया है, पूरा पूरा इस पार्ट को हमने यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा थीटा, ये क्या बन रहा है, डी बी कॉस थीटा। ये किसका है, ये इस वाली लेंथ के कारण जो कुछ भी यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, जो डी बी कॉस थीटा है, किस कारण बन रहा है, ये इस वाली लेंथ के कारण बन रहा है। और जस्ट इसके अपोजिट साइड वाली लेंथ के कारण जो कुछ भी बन रहा है वो यहाँ बन रहा है, नीचे की साइड, डी बी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोनों डी बी कॉस थीटा से डी बी कॉस थीटा दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों अपोजिट है, तो अब बचा क्या, डी बी साइन थीटा। तो हमारे पास बचा क्या, डी बी साइन थीटा, इसका डी बी साइन थीटा और इसका डी बी साइन थीटा, दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 डी बी साइन थीटा। और डी बी कॉस थीटा, इसका डी बी कॉस थीटा और इसका डी बी कॉस थीटा, यानी इसका डी बी कॉस थीटा और इसका डी बी कॉस थीटा दोनों दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसी प्रकार से हम जितनी भी डी एल लेंथ निकालेंगे, उसके अपोजिट वाली लेंथ का जो डी बी कॉस थीटा वो सबका कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या, सिर्फ डी बी साइन थीटा। अब जैसे हम यहाँ पर इस वाली लेंथ का निकालते हैं, तो जस्ट इसके अपोजिट साइड वाली लेंथ का जो यानी जस्ट इसके अपोजिट साइड वाली लेंथ का डी बी कॉस थीटा रहेगा, वो इसके डी बी कॉस थीटा को कैंसिल कर देगा, और बचा क्या, डी बी साइन थीटा।
तो सभी के पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ डी बी साइन थीटा। जब भी हम पूरा इसको ऐड करेंगे, पूरा इसको इंटीग्रेट करेंगे डीएल को, तो हमारे पास सबका क्या बचेगा, डी बी साइन थीटा, और सबका कॉस थीटा, डी बी कॉस थीटा, वो सबका कैंसिल हो जाएगा। अब अगर हम इसका न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं तो क्या आती है हमारे पास इक्वेशन, जो रहती है वो क्या रहती है, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बायट सेवर्ट लॉ की है इक्वेशन, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन। अब देखिए यहाँ पर थीटा है, तो थीटा की यहाँ पर इसके और इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, 90 डिग्री लिख देंगे, ठीक है, होल अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, और साइन 90 की वैल्यू होती है टेबल के अकॉर्डिंग 1 होती है। टेबल कौन सा, वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो कुछ जो टेबल दिया हुआ है मैथमेटिक्स की बुक में 11th क्लास में, उस टेबल के जरिए अगर अपन देखें तो साइन 90 की वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है अपॉन आर स्क्वायर। तो हमारे पास ये अभी निकला है डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि यहाँ पर थीटा थीटा हमने मन से लगा दिया था। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ एक्चुअल में थीटा आया तो आया कैसे। तो आया कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो ये इसका ये जो फॉर्म है छोटा सा हमने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर बना रखा है, ये वाला हमने यहाँ पर बना रखा है थोड़ा सा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसके यानी इस एक्स एक्सिस और इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ओके, ठीक है। ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पर ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो हम मान लेते हैं इस एंगल को एक्स मान लेते हैं, ठीक है। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये पूरा एंगल वो क्या है, 90 है, ठीक है। तो हम इसको और इसको ऐड करते हैं सबको, तो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस एक्स, ये देखिए यहाँ पर लिखा है थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस एक्स। अभी इक्वल टू 90 को लिखा है क्योंकि ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, 90 डिग्री है। और क्या है कि इसके अंदर ये सारे के सारे आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इक्वल टू 90। इन सभी को अगर अपन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास 90 डिग्री आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करें, तो ये थीटा से ये थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 से 90 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, माइनस थीटा प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब माइनस थीटा को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस थीटा, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगी, थीटा। तो इस प्रकार हमारे पास क्या आई थी वैल्यू, यहाँ पर थीटा एंगल जो आया था, यहाँ पर थीटा आया था, ये देखिए यहाँ पर थीटा। अब बात ये आती है कि ये वाला एंगल थीटा कैसे बन गया। तो ये वाला एंगल थीटा इस कारण बना था, जैसे यहाँ पर भी थीटा है और यहाँ पर भी सेम टू सेम हो रहा है, ये सेम सेम काम हो रहा है यहाँ पर भी, ठीक है। क्योंकि ये इसके अपोजिट है, ये इस लेंथ के ये पूरा अपोजिट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि वैसी की वैसी चीज़ें, सारा का सारा आर भी वही है, कैपिटल आर भी वही है, डी एल थोड़ी सी हो सकता है डिफरेंट हो लेकिन डी एल भी वही है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है वो भी इस एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। इसके इस एक्सिस के साथ क्या, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसी प्रकार से हम ऊपर का भी सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल एक थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि जो भी हम सॉल्व करते हैं, जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो कॉस थीटा होता है और एक होता है साइन थीटा। तो हमने यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर लिखा डी बी साइन थीटा, और एक और यहाँ पर जो नीचे लेंथ है उसका लिख दिया हमने यहाँ पर क्या, डी बी साइन थीटा। और इसका जो हमने लिखा है यहाँ पर एक और लिख दिया डी बी कॉस थीटा, और इसका हमने लिख दिया एक और यहाँ पर डी बी कॉस थीटा। तो अब मैं आपको बता दूं कि जब डी बी कॉस थीटा से डी बी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और बचा क्या, डी बी साइन थीटा। तो कैसे कैंसिल होगा, तो मैं बताता हूँ आपको। जो भी अपोजिट साइड में है इन सभी के जो कोस थीटा वो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ये यहाँ पर डी एल है तो इसका अपोजिट में एक और डी एल है, जस्ट सामने वाले जो डी एल है उसका डी बी कॉस थीटा वो कैंसिल हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे वो, और बचाया क्या, सिर्फ और सिर्फ डी बी साइन थीटा। तब यहाँ पर ये ऐसा हर एक लेंथ के कारण ही होगा, हर एक लेंथ में ही होगा ऐसा। जैसे यहाँ पर एक और डी एल ले लिया हमने तो उसके जस्ट अपोजिट वाला जो डी एल रहेगा उसका और इसका डी बी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और बचा सिर्फ साइन थीटा। तो घुमा फिरा के बस यही बात आ रही है कि दोनों में क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ डी बी साइन, यानी सब में क्या बच रहा है, सभी लेंथ में क्या बचेगा एंड में, डी बी साइन थीटा। फिर हम क्या कर देंगे, जो भी डी बी साइन थीटा है सभी मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी के डी बी साइन थीटा है उन सभी को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी। देखिए जैसे कि हमने देखा था कि दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। दो कंपोनेंट होते हैं, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड निकलती है उसके छोटी सी लेंथ की, वो होता है डी कॉस थीटा और एक साइन थीटा,
ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा, सॉरी डी बी साइन थीटा, और एक और का है डी बी साइन थीटा। तब यहाँ पर देखने वाली बात है कि अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे पूरी सर्कल की इस एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, उन सभी जो भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकली है छोटी छोटी, उन सभी का हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर दो कंपोनेंट बन रहे हैं, जैसे डी बी कॉस थीटा और डी बी साइन थीटा। तो क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पर है डी बी कॉस थीटा, ये देखिए डी बी कॉस थीटा, डी बी साइन थीटा, ये किसका है, इसका है। और अब इसका क्या होगा, इसका भी डी बी कॉस थीटा, डी बी साइन थीटा। तो अब एक बात आप ध्यान रखना कि यहाँ पर ये इस लेंथ का जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रही है उसका जो कंपोनेंट डी बी कॉस थीटा, और इस मैग्नेटिक फील्ड इस लेंथ के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकल रही है उसका कॉस थीटा, दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों अपोजिट है। अब जैसे वैसे ही यहाँ पर जैसे देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक छोटी सी लेंथ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी एक छोटी सी लेंथ का अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो उसका डी बी कॉस थीटा, और जस्ट इसका अपोजिट वाली जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, अपोजिट वाली लेंथ, अब अपोजिट वाली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, अब बल्कि अपोजिट वाली लेंथ की जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डी बी कॉस थीटा, दोनों दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और बचा क्या सबका, सिर्फ डी बी साइन थीटा। ठीक है, क्या बचा है सबका, सिर्फ और सिर्फ डी बी साइन थीटा ही बचा है। जितनी भी डी एल लेंथ है इस सर्कल में उन सब का क्या बचा है, डी बी साइन थीटा। तो जिस कारण हमने क्या करा, डी बी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे, यहाँ पर तो सर हमने दो बार लिया है डी बी साइन थीटा, तो हमने टू डी बी साइन थीटा क्यों नहीं लिखा। हम इसको लिख सकते हैं डी बी साइन थीटा, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा फिर, अगर हम टू डी बी साइन थीटा लिखते हैं तो क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ और सिर्फ सेमी सर्कल के कारण ही हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी। सेमी सर्कल के कारण ही पूरे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी, तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगी यहाँ पर। क्योंकि क्या हो जाता है, जब भी हम यहाँ का डी एल निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, तो इस पार्ट का पूरे का हम डी इस पार्ट का पूरे के डी एल को हम इंटीग्रेट करेंगे तो इस पार्ट का पूरा निकल जाएगा अपने आप। अगर इस पार्ट का डी एल, हाँ डी एल को हम इंटीग्रेट करेंगे तो इस पार्ट का पूरा पूरा निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि यहाँ से अपोजिट में निकाल, यानी जो भी इसका जस्ट अपोजिट है उसका डी बी कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और बचा सिर्फ साइन थीटा। तो कहने की बात यही है, समझने की बात यही है कि जो भी कुछ भी बच रहा है, जो भी जितनी भी डी एल लेंथ है उन सभी का हम इंटीग्रेट करेंगे, तो उन सभी का इंटीग्रेट करेंगे तो डी बी कॉस थीटा सभी कैंसिल हो चुके हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ डी बी साइन थीटा, सभी का डी बी साइन थीटा बचा है, जिस कारण हमने क्या करा, हमने इंटीग्रेट किसको करा, डी बी साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और यहाँ पर ये देखिए हाइपोटेनस है, यहाँ पर ये बेस है, सॉरी यस, यहाँ पर ये बेस है, और यहाँ पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर अगर अपन जाते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस आता है। तो अपन ने क्या लिख दिया, बेस लिख दिया कैपिटल आर, और हाइपोटेनस लिख दिया क्या, स्मॉल आर। तो अब यहाँ पर जो साइन थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा की जगह हम क्या लिख दें, कैपिटल आर अपॉन आर, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं आर अपॉन आर लिख दिया हमने क्या, साइन थीटा की जगह। तो अब यहाँ पर जो डी बी है, जो भी यहाँ पर डी बी है, डी बी की जगह हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर म्यू, जो हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, डी बी साइन थीटा, डी बी साइन थीटा थी। तो हमने क्या करा, डी बी की जगह क्या लिख दिया, म्यू बायट सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो ये सभी लेंथ के कारण जो कुछ भी निकला है, जो जो भी छोटी छोटी लेंथ है डी एल, पूरे सर्कल के अंदर, पूरे सर्कल की लेंथ में जो कुछ भी छोटी छोटी डी एल है उनके कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो ये आती है, और उन सभी को हम इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, और साइन थीटा हमने क्या निकाला, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो अब यहाँ पर क्या है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, वो क्या आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर अपॉन क्या आ जाएगा, आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये सारे देखिए यहाँ पर जो कांस्टेंट हमने बाहर निकाल लिया, देखिए करंट भी एक जैसा ही फ्लो हो रहा है, और जो डी एल है सभी की लेंथ वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, तो कैपिटल आर है, मतलब जो कुछ भी रेडियस है सर्कल की वो सेम है, और जो कुछ भी स्मॉल आर रहेंगे वो भी सेम रहेंगे। इसी सेम सर्कल से जो कुछ भी स्मॉल आर रहेगा, यानी यहाँ से लेकर जो कुछ भी इसकी छोटी छोटी लेंथ रहेगी उनके उनसे लेकर तो पी तक की जो डिस्टेंस रहेगी वो सेम ही रहेगी। ठीक है, तो यानी स्मॉल आर भी सेम रहेगा। तो हमने क्या करा कि इन सभी कांस्टेंट को हमने बाहर निकाल लिया, और जो कुछ भी वेरिएबल है
उसको हमने इंटीग्रेशन के अंदर ही रहने दिया। तो हम इंटीग्रेट करेंगे जब डीएल को, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक सरकमफेरेंस बच जाएगा। जैसे यहाँ पर डीएल है, ये भी डीएल है, ये भी डीएल है, ये डीएल है। इस प्रकार से हम बहुत सारे डीएल को एक साथ हम इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब मिला देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल बन जाएगा। सरकमफेरेंस बन जाएगा एक सर्कल का। तब देखिए यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल आर अपॉन आर क्यूब। तो मैंने क्या बोला था कि जब भी हम इंटीग्रेट करेंगे किसी भी सर्कल के डीएल को, छोटी छोटी लेंथ को हम अगर मिलाएंगे तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा, एक सरकमफेरेंस मिलेगा सर्कल का। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, पूरा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 पाई कैपिटल आर। आर जो है वो रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, आर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर हो जाएगा अगले स्टेप में। फिर हमने इसको वैसा वैसा लिख दिया, पर 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर आर, अब आती है बात आर, आर की। तो आर की वैल्यू कैसे हम डिसाइड करें, कौन सी होगी। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री में सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आती है कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम का अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम निकालेंगे आर की वैल्यू। तो कैसे निकालती है आर की वैल्यू, क्या होती है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल आर, यानी ये बेस प्लस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या होगा, आर का स्क्वायर हटाएंगे तो सामने रूट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर की जो वैल्यू लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर रूट हटाते हैं तो क्या हो जाता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम यहाँ पर इसका रूट हटाते हैं तो क्या लग जाता है, यहाँ पर 1/2 लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने आर की वैल्यू निकाल ली, क्या निकाली, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकाल ली। और उसके बाद 1/2 लिख दिया, रूट हटा के 1/2 लिख दिया। और यहाँ पर क्या है, ये क्यूब है तो हमने होल क्यूब लगा दिया हमने। हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड है, इंटेंसिटी है एक्सिस पर, किसी भी सर्कुलर लूप की एक्सिस पर, जो किसी भी पॉइंट पर जो आएगी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो ये आएगी। दे मैं आपको बता देता हूँ, आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, अब देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्या हो जाएगा, 3/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उस सर्कल के उस सर्कल की एक्सिस पर, उस सर्कल की एक्सिस पर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, और उसके जहाँ पर जिस एक्सिस पर हमें पॉइंट पे, जैसे जिसे एक्सिस के पॉइंट, जिस एक्सिस पर कोई सा भी पॉइंट है उस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उसकी लेंथ क्या है, एक्स है। उसके सेंटर से उसकी लेंथ क्या है, एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी वो क्या आएगी, किस पर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। किसी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेस्ट टू द पावर 3/2, ये आ जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर हमने क्या देखा था पहले, कि एक सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग लूप है, उसके एक साइड में हमने निकाला था, एक साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकाली थी, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन निकाला था, वो निकाला था। हम देखें हमने कैसे निकाला था, आपको ध्यान आ रहा होगा थोड़ा बहुत कि हमने यहाँ पर ऐसी कुछ लाइन खींची थी और यहाँ पर भी कुछ ऐसी कुछ लाइन खींची थी, ठीक है। तो ये थीटा था, ये थीटा था, ये यहाँ पर डीबी कॉस थीटा था, डीबी कॉस थीटा यहाँ पर भी था, दोनों कैंसिल हो रहे थे और बच क्या रहा था, इसका डीवी साइन थीटा, और ये बच रहा था डीवी साइन थीटा। तो देखिए यहाँ पर जो डायरेक्शन था, जो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो टोटली जो एक्सिस पर, यानी कि उससे भी एक सर्कुलर लूप है, उसकी एक्सिस पर जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन था वो कैसा था, ऐसा था, सीधा इधर की साइड, ठीक है, इधर की साइड था। तो अब हम यहाँ पर अब देखें वही वाला सवाल थोड़ा बहुत ऐसा हुआ है, यहाँ पर अब क्या दे दिया, यहाँ पर एक साइड नहीं है, एक्सिस एक्सिस दोनों साइड है। अब दोनों साइड एक्सिस के हमें डायरेक्शन बताना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। तो मेरे पहले सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी सर्कुलर लूप के कारण उसकी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी वो क्या आई थी, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर 3/2, ठीक है। तब देखते हैं यहाँ पर ये जो एक लूप है, करंट कैरिंग लूप है,
तो इसका जो डायरेक्शन है पहले तो वो देखते हैं हम। ठीक है, तो हम इस पॉइंट पर देखेंगे, इस पॉइंट पर देखेंगे, और हम किधर से देखते हैं, इस वाला सर्कुलर लूप को इधर की साइड, इधर की तरफ से देखते हैं, इधर की तरफ से हम देखते हैं इस लूप को। तो हमें कैसा दिखेगा पूरा लूप, इस प्रकार दिखेगा, देखिए ये यहाँ पर इस प्रकार दिखेगा, और करंट का डायरेक्शन इस प्रकार दिख रहा हमें। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर जैसे हम नट रखते हैं, कोई सा नट रखते हैं, यानी स्क्रू स्क्रू रूल के हिसाब से नट रखते हैं, और इसका जो डायरेक्शन है वो कैसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। यहाँ पर हमने ऐसा रखा है नट, ये नट है पूरा। ठीक है, हमने ऐसा रखा, और यहाँ पर देखिए जो कुछ भी यहाँ पर ये डायरेक्शन है इसका करंट का, उसी डायरेक्शन में हम घुमाएंगे नट को। तो ये क्या घूम रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं हम। तो जब भी हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये क्या है, नट अंदर जाता है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड। इसका डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा इस पॉइंट से। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कुछ भी डायरेक्शन रहेगा वो इन्वर्ट रहेगा। और ये देखिए हम इस पॉइंट से निकाल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इस पॉइंट से निकाल रहे थे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी दोनों अपोजिट पॉइंट से निकाल रहे थे, दोनों अपोजिट लेंथ के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे, हम क्या निकाल रहे थे, एक ऐसी निकाल रहे थे, एक ऐसी निकाल रहे थे, ये भी डीबी, ये भी डीबी, और जो नेट डीबी है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो कुछ भी डायरेक्शन हम इधर निकाल रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर इस पॉइंट पर देखते हैं हम, अब इस पॉइंट पर देखते हैं, हम इधर से देखते हैं। तो हम अगर इधर से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है कि अब जो करंट है वो हमें किधर की तरफ फ्लो होते हुए दिखा, अगर इधर से देखेंगे तो इधर की तरफ, इधर ऐसे दिखा अगर हम इधर से देखेंगे। तो इस पॉइंट पी पर हम क्या करते हैं, नट रखते हैं। ठीक है, और हम इसको कसते हैं। ओके, तो इस स्क्रू को अगर हम कसेंगे, कसेंगे मतलब ये है कि वही हम उसको घुमाते हैं तो अंदर जाता है फिर बाहर आता है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, इसका डायरेक्शन इधर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, हम इसको नट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, नट हमेशा बाहर ही जाएगा, नट बाहर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पे। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का आउटर। तो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूँ कि जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड रहती है उसका जो डायरेक्शन रहता है वो सेम रहता है इस लूप के दोनों साइड, इस लूप के दोनों साइड जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहता है वो सेम रहता है। जैसे इस डायरेक्शन में तो इसका भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, और कैसे रहेगा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए इसका डायरेक्शन यही है। तो हमने जो कुछ भी निकालते हैं अपोजिट, जो भी निकालते हैं छोटे छोटे डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे अपोजिट दोनों लेंथ है, अब दोनों अपोजिट छोटी छोटी लेंथ के कारण जो कुछ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं उनके डायरेक्शन क्या रहते थे, इस प्रकार से रहते थे, हम देखा हमने। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से यहाँ पर रहते थे। और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी वो क्या निकाली थी हमने, इस डायरेक्शन में निकाली थी। ठीक है, अब आपको सभी को, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अब हम ग्राफ के जरिए देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो भी मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो यहाँ पर जो डायरेक्शन के हिसाब से जो है ये गलत है, ये डायरेक्शन के हिसाब से गलत होगा ये ग्राफ। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ये ग्राफ गलत रहेगा डायरेक्शन के हिसाब से, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें तो ये डायग्राम ये फिगर सही रहेगा। लेकिन अगर हम उसके हिसाब से देखें वेक्टर यानी डायरेक्शन के हिसाब से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन थोड़ा गलत देगा, इसके हिसाब से डायरेक्शन पूरा गलत आएगा। डायरेक्शन ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर हम निकालते हैं किसी भी, हम निकालते हैं जैसे कोई सा भी एक लूप है, ठीक है, तो इसके आइदर साइड अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं उनका डायरेक्शन सेम भी रहता है। जैसे अगर इधर है तो इधर ही रहेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन अगर इधर है तो इधर भी, तो यहाँ पर भी इधर ही रहेगा है। ओके, कि जो भी लूप है, जो जो भी एक का लूप है उसकी एक्सिस के दोनों ओर, यानी उसकी एक्सिस के दोनों ओर, उसकी एक्सिस पर दोनों ओर मैग्नेटिक फील्ड के जो डायरेक्शन है वो सेम रहेंगे। अगर ये वाला इधर है तो ये भी इधर रहेगा, अगर ये पॉजिटिव में तो दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रहेंगे, अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो नेगेटिव डायरेक्शन में रहेंगे दोनों के दोनों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो भी रहेगा वो, अगर या फिर वो ऊपर रहेगा, ये देखिए ये नहीं रहेगा, या फिर ऊपर रहेगा,
या फिर वो पूरा पूरा ग्राफ नीचे रहेगा। इस प्रकार से नहीं रहेगा कि एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ऐसा नहीं रहेगा। या फिर वो रहेगा पूरा ऊपर रहेगा ग्राफ, या फिर नीचे रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यानी मैं, या फिर पूरा पूरा नीचे नीचे रहेगा वो वाला ग्राफ, पूरा पूरा ग्राफ नीचे रहेगा अगर हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो या फिर पूरा पूरा ऊपर रहेगा या फिर पूरा पूरा नीचे रहेगा। ठीक है। तो जैसे अगर इधर से पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इधर से भी पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा। मतलब जो लूप के दोनों ओर है एक्सिस पर, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा वो सेम रहेगा। कि जैसे यहाँ पर अगर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव डायरेक्शन है तो यहाँ पर भी नेगेटिव होगा, तो दोनों साइड सेम डायरेक्शन होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लूप यानी जो ग्राफ है डायरेक्शन का, मैग्नेटिक फील्ड का जो ग्राफ है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्टिव ग्राफ है, डायरेक्शन का ग्राफ है, वो या फिर ऊपर रहेगा पूरा पूरा, नहीं तो नीचे रहेगा। ऐसा नहीं कि आधा ऊपर आधा नीचे, ऐसा कभी नहीं रहेगा। ठीक है। और हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब कुछ केसेस देखते हैं कि अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू, अगर हम यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू अगर अपन इनफाइनाइट रख देते हैं तो b क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या। जैसे यहाँ पर हम x की जगह इन्फाइनाइट रख देते हैं तो इन्फाइनाइट प्लस समथिंग इक्वल्स टू इन्फाइनाइट ही होता है, और समथिंग अपॉन इन्फाइनाइट इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है। समथिंग अपॉन इन्फाइनाइट इक्वल्स टू जीरो होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। कब आएगी, जब x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इन्फाइनाइट, जब मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ जाएगी। और हम यदि x बहुत ही छोटा रख लें या फिर जीरो ही रख लें या फिर नेग्लिजिबल रख लें, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे यहाँ पर हम लिख लेते हैं कुछ भी जीरो और कुछ भी रख लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, इनफाइनाइट आएगी। ओके। एक और केस देखते हैं हम। अगर हम x की वैल्यू बिल्कुल ही मिनिमम रख देते हैं, मिनिमम मतलब x की वैल्यू अगर हम जीरो ही रख देते हैं, जीरो रख देते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप x की वैल्यू जीरो रख रहे हो। तो अब यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं कि यहाँ पर हम जो भी दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, बी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स। मतलब एक्सिस की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, और एक्सिस की लेंथ जितनी भी, एक्स का जो डिस्टेंस है यानी एक्स की जो लेंथ है वो जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वहाँ पर। ठीक है। तो यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है एक्स के। तो अगर एक्स मिनिमम है यानी एक्स को अगर जीरो रख दे तो बी क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वो होगी मैक्सिमम। ठीक है। तो ये वाला केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना कि अगर x की वैल्यू इन्फाइनाइट कर देते हैं हम, तो b क्या होगा, जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अगर हम x की वैल्यू अगर मिनिमम रख देते हैं यानी जीरो ही रख देते हैं अगर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। कैसे होगी, मैंने आपको बता दिया है कि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी रहती है, एक्स के। और हम क्या कर रहे हैं, एक्स को ही मिनिमम रख रहे हैं, मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी वो रहेगी मैक्सिमम। ओके। थैंक यू।